नमस्कार, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर। हमारी इस खास चर्चा में आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। प्रदेश इस वक्त कोविड महामारी से जूझ रहा है। हर तरफ लॉकडाउन जैसी स्थिति है, लेकिन इस बीच अलीगढ़ से जहरीली शराब से मौतों की खबर आई और ये खबर जो कि कल तक 11 के आंकड़े में 11 की संख्या में थी, वो अब बढ़ते बढ़ते 39 तक पहुंच गई। अंदाजा लगा के देखिए, इस कोविड काल में जब लोग वैसे ही एक महामारी से जूझ रहे हैं, ऐसे में बड़ी लापरवाही, कहां से जहरीली शराब आई और कैसे ये लोगों तक पहुंच गई, जिसे पी के वो असमय ही काल के गाल में समा गए। इसके अलावा दर्जन भर से ज्यादा लोग इस वक्त हॉस्पिटलाइज हैं, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कुछ की आंखों की रोशनी जा चुकी है। ऐसे मामलों में ज्यादातर कुछ एक आध कार्रवाइयां हो करके, सस्पेंशन हो करके मामले को रफा दफा कर लिया जाता है, खाना पूर्ति कर ली जाती है। कोविड महामारी चल रही है तो पुलिस के साथ साथ 2 नेताओं पर भी इनाम घोषित किया गया, एक की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी, ऐसी कार्रवाई जिससे मौतों का ये सिलसिला रुके। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। 39 मौतें, बड़े जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब। उनतालीस मौतें, सोच कर देखिए कितनी कीमती जिंदगियां थी। उनसे पूछिए जिनके परिवार के लोग चले गए। ये सभी पुरुष थे, अपने घर के जिम्मेदार होंगे। कोई पिता होगा, कोई बेटा होगा, कोई किसी का सुहाग होगा। लेकिन क्या अब कार्रवाई करने से, कार्रवाई के लिए खाना पूर्ति करने से वो सारी जिंदगियां वापस आ जाएंगी? नहीं। और ऐसे हादसे लगभग रोज हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जहरीली शराब से मौतों की खबरें आती हैं, लेकिन विडंबना, बहुत बड़ा दुख, क्या कहेंगे इसे आप, कि ये सिलसिला रुक नहीं पाता है। आखिर क्यों नहीं ये कार्रवाई इतनी सख्ती के साथ होती है कि दोबारा इस विषय पर चर्चा ना हो, दोबारा इसे लेकर के मौतें ना हो। तो आज भी हमारा चर्चा का बिंदु यही रहेगा। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए हमारी विशेष रिपोर्ट। यूपी के अलीगढ़ जिले में जहरीली शराब मामले में मौतों का सिलसिला अब तक जारी है। आज सुबह तक मृतक की संख्या बढ़कर 39 हो गई थी। अधिकांश शवों के पोस्टमार्टम हो चुके थे, जबकि कुछ तड़के तक पोस्टमार्टम की कतार में थे। वहीं 1 दर्जन घायल जिला अस्पताल व जेएन मेडिकल में अभी इलाज करवा रहे हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है और कई लोगों को आंखों से दिखाई न देने की शिकायत है। लापरवाही के आरोप में सरकार ने जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, प्रधान सिपाही और निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। पुलिस ने 3 मुकदमे दर्ज कर शराब तस्करी रैकेट में आरोपी रालोद नेता अनिल चौधरी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं भाजपा से जुड़े ऋषि शर्मा व विपिन यादव फरार हैं, जिन पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया है। सीएम ने मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दोषियों की संपत्ति जब्त कर नीलामी होगी और उससे मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के आदेश पर एडीएम प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जांच शुरू की है, जिसकी 15 दिन में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो अलीगढ़ में शराब मामले में अभी भी मौतों का सिलसिला जारी है। कल भी इस विषय पर चर्चा की थी। शुरुआत में मौतों का आंकड़ा 11 था, जो कि बढ़ के 15-18 और अब ये मामला करीब करीब 39 तक जा पहुंचा है। और अब भी करीब दर्जन भर से ज्यादा वो लोग हैं जो कि अस्पतालों में भर्ती हैं। इसके अलावा भी और लोग हैं जिनकी तबीयत खराब है, वो इस वक्त या तो अस्पताल में हैं या घरों में हैं या जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। कब कार्रवाई होगी ऐसे केसेस पर, क्योंकि शवों की कतार पोस्टमार्टम हाउस में, जिसे देख करके, ऐसे दृश्य देख करके दिल दहल जाता है। ऐसी मौतें जिन्हें रोका जा सकता था, ऐसी मौतें जो लापरवाही से हुई। कौन इसके लिए जिम्मेदार? बता दें आपको, इस पूरे केस में जिस बीजेपी नेता और जिस आरएलडी नेता के गिरफ्तार होने की बात की जा रही है, वो इस बार के चुनाव में भी जीते थे।
यानी कि चुनाव में जीत करके जनता की सेवा करने की बजाय अब उसी ताकत से जनता का दमन किया जा रहा है। तो इसी पर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, आइए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। और वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। अभिषेक, आपके पास में आऊंगी शुरुआत अपडेट लेने के लिए कि किस तरह का इस वक्त अलीगढ़ में माहौल पूरा देखा हमने। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर शवों की कतार है, दर्जन भर से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। उसके बाद जो और तीसरा गांव था, वहां से भी अब लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई है। अलग अलग तरीके की शिकायतें, शायद वो भी ज्यादा सीरियस कंडीशन में आ जाएं। कहां से ये सिलसिला शुरू हुआ और इस वक्त क्या स्थिति है? लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हम चर्चा तब करते हैं जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, और तब इस पर रोकथाम की, इसके ऊपर कार्रवाई की, इस सिंडिकेट को, शराब माफिया के सिंडिकेट को खत्म करने की एक कवायद शुरू होती है। लेकिन अचानक से वो कवायद कहाँ गुम हो जाती है और फिर से इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। इससे पहले कानपुर, मेरठ, आजमगढ़, कई जिलों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं बीते कुछ सालों में, जहाँ 30 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है जहरीली शराब के चलते। और अब अलीगढ़ कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा है। अलीगढ़ पूरा जिला देख रहा होगा कि जिन लोगों ने शराब पी, जिसमें जहर था, वो अपने घर पहुंचे। जो जानकारी मिल रही, कई एक ऐसे लोग हैं जो पुलिस के डर के मारे अभी भी जानकारी नहीं दे रहे हैं, तड़प रहे होंगे घर में कहीं अपने, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं डर के मारे कि कहीं उनके ऊपर किसी तरह का मुकदमा या कोई कार्रवाई ना हो। तो ये परेशानियां हैं। और आबकारी विभाग की जहां तक बात करें तो इससे पहले भी और इसके बाद भी जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं, आबकारी विभाग हमेशा से ही जिम्मेवार रहता है कि शराब की दुकानों पर किस तरह का माल आता है, शराब की क्वालिटी क्या है, कितने दिन में वो डिकम्पोज होती है, वो दोबारा इस्तेमाल ना की जाए, उसे दोबारा फिल्टर ना किया जाए। और जो डिकेड शराब, यानी जो एक समय सीमा के बाद देशी शराब की दुकान की बात करें तो वो शराब पूरी तरह खराब हो जाती है, तो उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया जाता है, यानी कि उसे वेस्टेज बॉक्स में डालकर पूरी तरह फेंका जाता है। लेकिन कई जिलों में ऐसा देखा गया है कि कई बार वो डिकम्पोज हुई शराब भी दोबारा परोसी जाती है, चाहे ब्लैक में लॉकडाउन का सहारा लेकर, जब तक शराब की दुकान नहीं खुली थी, धड़ल्ले से वो सारी शराबें बेची गई हैं। और ढांचे की बात करें आबकारी विभाग के, तो एक सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आबकारी विभाग में अंदरूनी तौर पर ही कुछ परेशानियां हैं। आबकारी विभाग में हेड कांस्टेबल के ऊपर सब इंस्पेक्टर की जो पोस्टें हैं उसे अभी तक खोला नहीं गया, यानी कि प्रमोशन नहीं किया गया। और अधिकृत तौर पर किसी भी शराब की दुकान पर जाकर चेकिंग करने के लिए सब इंस्पेक्टर अधिकृत है या इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी, आबकारी इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी अधिकृत है, ना कि हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल। और क्योंकि प्रमोशन नहीं हुआ, क्योंकि वो अधिकृत नहीं है, लिहाजा इंस्पेक्टर की जितना बड़ा दायरा होता है वहां कोशिश करता है, डीओ का जितना बड़ा दायरा होता है वो कोशिश करते हैं, लेकिन बीट में जो सिपाही तैनात हैं, यानी हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, वो पूरी तरह से अधिकृत ही नहीं है दुकान पर जाकर स्टॉक चेक करने के लिए, क्वांटिटी क्वालिटी चेक करने के लिए। तो ये अपने आप में जो बेसिक ढांचा है आबकारी विभाग का, आबकारी पुलिस का कहा जाए, वही सबसे बड़ा परेशानी भरा है। और इससे पहले भी घटनाएं हुई, इस बात पर चर्चा हुई है, लेकिन उसको अपग्रेड नहीं किया गया आज तक। और कहीं ना कहीं जब तक बिल्कुल बड़ी विडंबना ये है कि लगभग हर हफ्ते या हर महीने बड़ा हादसा होता है अलग अलग जिलों में, और हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे होते हैं, लेकिन आखिर ऐसे सिलसिले रुकते क्यों नहीं हैं? हमारे साथ मनोज मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज मिश्रा जी, आपके पास में आऊंगी अपने प्रश्न को लेकर के। इससे पहले भी मुझे लगता है ज्यादा वक्त नहीं बीता है, 2 से 3 हफ्ते हुए होंगे, उत्तर प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों, जिनमें बदायूं शामिल था, अम्बेडकर नगर शामिल था, हमने मौतों की बात की थी, जहरीली शराब से हुई थी, कम से कम 40 के आसपास तीनों जिलों में मिला करके मौतें हुई थी। क्या वजह है कि जहरीली मौतों का सिलसिला रुक नहीं पाता है? कहाँ लगाम लगनी चाहिए जहां पर नहीं पाबंदी लग रही है तो लोग इस तरह मर रहे हैं? जिस तरीके से चर्चा और आपको जानकारी दे रहे थे और उन फेरवर के भाई का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन इसके बीच में कड़ी छूट जाती है। हमने नवंबर में चर्चा की, आपको याद होगा हम लोगों ने मार्च में लॉकडाउन के दौरान भी जिक्र किया, जिला पंचायत चुनाव के दौरान बहुत सारी कच्ची शराबें पकड़ी गई और उससे भी दुर्घटनाएं हुई। होता क्या है कि त्वरित घटनाओं पर हम एक्शन रिएक्शन दे करके, खबर दे करके, जिनकी हत्याएं हुई या जो लोग मरे, उसके बाद ये चर्चा बंद होती है।
लेकिन इसके बीच का जो एक सिलसिला है, जो चेन सिस्टम है, जी। जैसे भी सब इंस्पेक्टर रैंक की जांच की बात की, अब से दरअसल जांच का सिलसिला तब आता है जब हम उस देसी शराब की दुकान के लाइसेंस के नीचे चलने वाले अवैध कारोबार को रोक पाए। और उसको रोकने में नाकामयाबी क्यों शामिल होती है? क्योंकि वो जो सिपाही है, जो इंस्पेक्टर है, वहां स्थानीय पुलिस की छत्र छाया में मंथली पैसे सबके बंधे हुए हैं। मैंने बार-बार पहले भी ये बात, लखनऊ की घटना हुई थी, अगर आपको याद हो, कि बड़े पैमाने पे ये कैसरबाग के बगल में, तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, हम 2-4 पुलिस वाले 2-4 लोग सस्पेंड कर देते हैं, लोग फिर चीजों को भूल जाते हैं। अवैध शराब अब आज की डेट में उस लाइसेंसी शराब, कच्चे शराब की दुकान या जिसका लाइसेंस होता है, उसका एक बड़ा नेटवर्क गांव-गांव और मोहल्ले में फैला हुआ आपने देखा होगा कि जब दुर्घटना होती है, लोगों की मृत्यु होती है, तो हम बात करते हैं, लेकिन जो शराबें पकड़ी जाती हैं या जिनकी टाइमिंग या जिनके गुणवत्ता की जांच की बात है, उस पर कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना तो पीने वाले, ना उससे सफर करने वाले, और ना ही उस पर निगाह रखने वाले। ऐश्वर्या जी, मैं फिर कहना चाहूंगा कि आबकारी विभाग जितना इस मामले में इन्वॉल्व है, चूंकि जिम्मेदारी उसी की बनती है, लाइसेंस नवीनीकरण से लेकर के, लाइसेंस देने से लेकर के, और दुकान को चलने से लेकर के, लेकिन जहां निहित स्वार्थ में स्थानीय थाना, आप जितने भी थाने हैं, किसी भी जिले की बात कर लें, किसी भी हम तहसील की बात कर लें, सारे थाने अध्यक्ष को, वहां के सब इंस्पेक्टर को, वहां के पुलिस को पता है कि किन किन ठेकों में कौन कौन से जिले की कहां शराब बिकती, कहां बनती है। अब रही बात लेबलिंग की और चेक करने वाली बात की, साहब एक्सपायरी हो जाती है, पीने वाले को अपने अपने नशे में वो भूल जाता है कि उसका परिणाम क्या होगा, जबकि सरकार का नियंत्रण जी। ऐसा जी कुछ कह रही थी आप? बिल्कुल जी, तो बिल्कुल मनोज जी, सही कहा आपने कि जो पीने वाले हैं उनको ये शराब मुहैया होती है, इसलिए वो वहाँ शराब पीते हैं, लेकिन किसी को इस बात पे यकीन नहीं होता कि शराब के बदले यहाँ पर मौत बांट दी जाएगी। हमारे साथ अभिषेक जी भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आप ही का साथ में प्रश्न लूंगी, फिर मैं मनोज जी पे दोबारा जाऊंगी। इस मामले में भी जो सिपाही और उसके ऊपर के निरीक्षक, आबकारी अधिकारी, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा जो दो बड़े नेता जिन पे 50-50 हजार का इनाम घोषित है, वो चुनाव जीत करके आए थे, शराब कारोबारी उनको कहा जा रहा है, लेकिन क्या वो शराब कारोबारी हैं, ये शराब माफिया हैं, या शराब के बदले मौत बांटने वाले हैं? ऐसे लोगों को किस तरह से लाइसेंस मिल जाता है, किस तरह ये पावर में आ जाते हैं? मामले में जिन लोगों के ऊपर इनाम घोषित किया गया है, उनके लिए बाकायदा एसटीएफ को डिप्लॉय किया गया है। एसटीएफ की 2 यूनिट्स वहां पर तैनात की गई हैं, जो पूरी तरह पता कर रही हैं, फोन सर्विलांस पे लिए जा रहे हैं, ट्रेस किया जा रहा है, उनके करीबियों की भी धरपकड़ शुरू हो चुकी है। लेकिन ये सिंडिकेट अपने आप में इतना बड़ा और इतना फल फूल चुका है कि ये मात्र एक भूसे की पूरे ढेर में से एक तिनका भर होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंडिकेट जो चलता है वो बाकी राज्यों से, यानी अंतरराज्यीय सिंडिकेट काम कर रहा है। ये कुछ घटना होने के बाद 50,000 इनाम घोषित हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एसटीएफ जब इन्हें गिरफ्तार कर पाएगी, उसके बाद क्या करती है? उसके बाद क्या महज ये गिरफ्तारी भर रह जाएगी, या फिर इस पूरे सिंडिकेट को तोड़ने की, खोलने की कोशिश की जाएगी? कहाँ से तार जुड़े हैं, सप्लायर कौन था, मेथनॉल कौन लेके आता है, गर्म पानी में डालकर मेथनॉल को शराब बनाई जाती है, पैकेजिंग कौन करता है, बोतल कौन लेके आता है, ब्रांडिंग कौन करवाता है, ये वो सारी छोटे छोटे पॉइंट्स है जिन पर अगर पुलिस ठीक से काम करे, या एसटीएफ जिसको डिप्लॉय किया गया वो ठीक से काम करे, तो आने वाले कुछ साल तक कम से कम इस शराब सिंडिकेट को पूरे उत्तर प्रदेश में खासी चोट पहुंचेगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जिनके ऊपर दोष मढ़ा जाता है या जो दोषी होते हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद बात खत्म हो जाती है यहीं पर, और फिर दूसरी घटना का इंतजार होता है, फिर तो कोई दूसरी घटना होती है। हम लोग भी चर्चा करते हैं, लोग अपने परिजनों को खोते हैं, सरकार की तरफ से कड़े कदम उठाए जाते हैं। कई बार जिला आबकारी अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है, जोनल अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है, इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स तो फिलहाल अभी वहाँ भर्ती नहीं हो पाए हैं, मतलब प्रमोट नहीं हो पाए, लेकिन कांस्टेबल्स को, बीट के कांस्टेबल्स को सस्पेंड किया जाता है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच इस सिंडिकेट की नब्ज पर कभी काम नहीं हुआ, और यही वजह बनती है कि आए गाहे बगाहे हर 1 से 2 महीने में इस तरह की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं। और इन पर जी बिल्कुल, और इन पर अब लगाम कसने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मनोज जी,
बड़ी विडंबना है, लॉकडाउन लगा हुआ है, भले ही आप इसे आंशिक लॉकडाउन बोलें, सख्तियां चारों तरफ हैं, कोरोना काल है, अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो सक्रिय हैं और लोगों को जहरीली शराब के बदले में मौत बांटने में लगे हैं। इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस में हमने देखा किस तरह लाशें बिछी हुई थी। कोविड काल में इतने ज्यादा प्रोटोकॉल लिए जा रहे हैं कि परिजन रात से बैठे हुए हैं, दोपहर हो गई है, अभी तक शवों का पोस्टमार्टम तक नहीं हो पाया है। जब महामारी की बात आती है तो तमाम नियम कानून लागू हैं, लेकिन जब ऐसी शराब बांटने की बात आती है तो कोई नियम कानून नहीं लागू है। जो शराब इस भयंकर तरीके से लोगों को नुकसान करती है कि वो मौत हो जाती है उनकी। संख्या पर तय होगा तो वहां पर कहीं न कहीं लोगों को या जो उस सिंडिकेट में लगे हुए लोगों उनको बचने का या बड़ा अपराध करने का मौका मिलता है। जहां की घटना पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं अलीगढ़ को लेकर के, आप अगर देखिए तो सबसे ज्यादा जिज्ञासा लोगों को लॉकडाउन के दौरान में या जिला पंचायत चुनाव के दौरान में इस बात की थी कि साहब दारू की दुकानें कब खुलेंगी, जबकि सच्चाई ये है कि हम अगर शहर की अंग्रेजी शराब की दुकान की अगर हम बात छोड़ दें तो देसी शराब के जितने भी ठेके हैं कहीं न कहीं 70% उस ठेकों के नाम के नीचे अवैध कारोबार का पूरा धंधा फलता फूलता है और ये शासन प्रशासन की नाक के नीचे होता है, क्योंकि लोगों का पैसा और कमीशन तय रहता है। जब घटनाएं दुर्घटना में कन्वर्ट होती हैं 2, 4, 5, 10, अच्छा ये शराब पीने वाले कौन से लोग हैं? आप अगर देखिए कि बीपीएल कोटे से लेकर के बाकी निचले स्तर पर, और जब बंदी का दौरान होता है सूर्या जी, तो शराब कैसे मिलती है, कैसे सप्लाई होती है, कभी इस पर जिक्र नहीं होता। जबकि चाहे वो राजस्थान की बात कर लें, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे यूपी झारखंड की बात कर लें, ये बॉर्डर लाइन से लगातार इनके सिंडिकेट देसी शराब भी एक दूसरे को सप्लाई करते हैं। वो चंदौली बॉर्डर से लेकर देखिए बिहार में जिस तरीके से बंदी, लेकिन हम सब लोग जानते हैं इस बात को कि बंदी नाम की है लेकिन जाने आने में कोई प्रतिबंध नहीं है, अक्सर लोग पकड़े जाते हैं। और इस अलीगढ़ घटना का अगर जिक्र कर लें, ठीक बात है, लेकिन चुनाव के दौरान जो प्रत्याशी थे कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां पे दारू नहीं बटी हो। आप बताइए दारू कहां से आ गई, जबकि देसी दारू ही बटी है। तो पीने वालों का दोष है, लेकिन वो पाते कहां से? सरकार इसीलिए तो होती है, नियंत्रण इसीलिए तो होता है, पुलिस इसीलिए तो होती है, और रेवेन्यू का भी नुकसान होता है। भाई अवैध खाते से जाने वाली शराब जो लोगों की जान की रक्षा नहीं कर सकती, जो जिससे लोगों की जान चली जाती है। हम कोरोना पे अन्य महामारी से जिक्र कर लेते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 लोगों की मृत्यु पर और बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये भी लोग तो किसी भी परिवार के सदस्य होंगे, किसी के माँ बाप भाई बहन होंगे। आज लगभग 11 लोग मरे हैं, बाकी 30 से 32 लोग जो जानकारी में सीरियस हैं। और ऐसी घटनाएं जब ऐश्वर्या जी होती हैं तो इलाके में कोई एक दूसरे को खबर भी नहीं करता, बताता भी नहीं है, चुपचाप इस बातों को दबा लिया जाता है। आपके चैनल ने इस बात को उठाया है और हमने ये भी देखा है कि पीछे 3-4 घटनाएं, चाहे आप हो अभिषेक जी, हम लोगों ने जिक्र किया, लेकिन इसके पीछे सिंडिकेट के अलावा स्थानीय प्रशासन, पुलिस, आबकारी का दफ्तर, आबकारी का इंस्पेक्टर और सिपाही और अवैध वसूली इसमें इन्वॉल्व। जी, ये आपने सही बात कही मनोज जी कि आखिर 39 मौतें, उन तक बड़ी संख्या में शराब पहुंची। ये कोई एक छोटे गिरोह का या आप कहेंगे 3-4 लोगों की मिलीभगत का काम नहीं है, एक लंबा सिंडिकेट इसमें ऊपर से नीचे तक तय है। शायद इसी वजह से लोगों तक ही मौत पहुंच रही है। चर्चा को अपनी जारी रखेंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। दिक्कतें काफ़ी आ रही हैं।
अच्छे रेट नहीं मिल पा रहे हैं मार्केट में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। चर्चा कर रहे हैं हम अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई उन मौतों पर जिन्हें शायद रोका जा सकता था। आखिर इन जहरीली मौतों के पीछे जिम्मेदार कौन है? जो बड़े लेवल पे जिम्मेदार हैं, जो ऊपर ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? हर बार ऐसे मामलों में देखा जाता है कि कुछ एक आध लोगों को सस्पेंड करके या छोटी मोटी खाना पूर्ति करके ऐसे मामलों को दबा दिया जाता है। जनता भी एक आध हफ्ते बाद ऐसे हादसों को भूल जाती है और फिर जब किसी जिले में बड़ा हादसा होता है तो फिर उस चीज की याद आती है। लेकिन क्यों नहीं इस पर सख्त पाबंदियां लगती हैं? हमारे साथ इस चर्चा में अभिषेक जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इस मामले में भी वही हुआ है, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हम देख भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस वक्त लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि उनका कोई भी फर्क या कोई भी डर, थोड़ा सा भी भय लोगों के दिलों में है, क्योंकि उनकी नाक के नीचे ही इस तरह का पूरा सिंडिकेट चल रहा है। लोगों में खुलेआम जहरीली शराब बांटी जा रही है, जिससे एक नहीं, मौतों का आंकड़ा 2 दिन में बढ़कर के करीब 40 तक पहुंच गया है। किसी भी जिले में अगर इस तरह का शराब माफिया सिंडिकेट चला रहा है तो उसके पीछे राजनीतिक हस्तक्षेप भी कहीं ना कहीं है, बैकअप है, और कहीं ना कहीं वहां के जितने रसूखदार हैं उनका कुछ कट, उनका कुछ शेयर या उनका कुछ हिस्सा उसमें बनता है। और शायद यही वजह है कि चाहे जितनी बार धरपकड़ की गई हो, गिरफ्तारियां की गई हो, एनकाउंटर तक की घटनाएं हमने देखी हैं शराब माफियाओं के खिलाफ, लेकिन सिंडिकेट आज तक खत्म नहीं हुआ। जिसका सीधा सा मतलब यह है कि बड़े पैमाने पर हर जिले में रसूखदार लोग और खासतौर पर राजनीतिक रसूख रखने वाले लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं, उनका शेयर होता है। और कहीं ना कहीं यही बड़ी वजह है कि दिखाने के लिए डमी पकड़े जाते हैं, असली लोगों के चेहरे से नकाब नहीं हटते, असली लोगों के गिरेबान तक पुलिस के हाथ ही नहीं पहुंच पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो बड़े लोग हैं उन तक कार्रवाई कब होगी? मनोज जी के पास आते हैं। मनोज जी, एक सवाल समाज से भी जुड़ा हुआ, शराब जो कि आप कहेंगे उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राजस्व शराब से ही आता है, शायद इसीलिए हर साल नए ठेके खुल जाते हैं, शायद इसीलिए हर बार शराब के दाम भी बढ़ा दिए जाते हैं, सरकार की जेब में एक मोटी कमाई जाती है इस शराब के जरिए या जितने भी नशे के प्रोडक्ट्स हैं उनके जरिए। ये जो चेन है ये आखिर टूटेगी कैसे? क्योंकि सप्लाई करने वाले ये कहते हैं कि जितनी डिमांड होती है उस हिसाब से सप्लाई होती है, जनता मांग रही है इसलिए सप्लाई हो रही है। और अगर जनता के नजरिए से देखें तो वो ये कहते हैं सप्लाई है, मार्केट में अवेलेबल है, इसलिए हम खरीद के पीते हैं। आखिर ये जो दुष्चक्र गोल घूम रहा है इसका अंत किस बिंदु से शुरू होगा? इन बातों के लिए दोषी है। थोड़ा पीछे जाएंगे, आपको याद हो जब हम लोग लगातार पिछले लॉकडाउन 1 या कोरोना काल 1 में हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा जिज्ञासा या सबसे ज्यादा लोगों का आतुरता शराब की दुकान को खोलने को लेकर के थी। चर्चा इसी बात की, लग रहा था कि उससे आने वाले रेवेन्यू से ही देश या प्रदेश चलेगा, बाकी सारी चीजें विधायक बंद रहे, कोई बात नहीं। इधर भी देखिए, अभी लॉकडाउन के दौरान भी सबसे ज्यादा, अगर सबसे पहले किसी भी चीज की बात हुई, हम लोगों ने सब्जी और दूध या बाकी अन्य खाद्य पदार्थ ज्यादा चर्चा, लोगों में जागरूकता शराब को लेकर थी। समाज बिल्कुल दोषी है। देखिए, जब चीजों पे पाबंदियां होती हैं तो ऐसा नहीं है कि गलत तरीके के लोग या गलत लोग सक्रिय नहीं रहते, लेकिन ऐसे में उनकी सक्रियता बढ़ जाती है। जब आपको अवेलेबिलिटी आसानी से ठीक ठाक चीजें मिल जाती तब आप इधर उधर नहीं जाते, लेकिन जहां पर पाबंदी हटती है वहीं पे गलत लोग या एक कॉकस या शराब माफिया या अवैध शराब माफिया पूरी तरीके से हावी होते हैं। और इसको यूज करने वाले जो उपभोक्ता हैं वो ना तो उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, पैसा, दोगुना दाम देने को तैयार होते हैं। ये है समाज का एक परिदृश्य जो इच्छुक होता, जो चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं सब चीजों को रोकने लिए तो संविधान की धाराएं या पुलिस या प्रशासन या आबकारी विभाग बना हुआ है।
जब अगर 15 दिन का लॉकडाउन हो, 5 दिन का हो, 7 दिन का हो, 10 दिन का हो, हम इस बात को गारंटी के साथ कह सकते हैं, अभिषेक इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि बंदी के दौरान शहर के किन-किन क्षेत्रों में दारू आसानी से उपलब्ध हो जाती है, भले दुगने दाम पे मिले। तो जो बेचने वाले लोग हैं, जो पैसा कमाने वाले लोग हैं, और मैं फिर कहूंगा ऐश्वर्या जी, जिला पंचायत के चुनाव में ग्राम प्रधान से लेके बीडी से लेकर के जिला पंचायत, क्योंकि जिला पंचायत ही जिला पंचायत अध्यक्ष चुनेंगे, तो इस बार तो सिंबल पर बाहर की पार्टियां भी रही हैं, तो कोई इससे अछूता नहीं है। और अभिषेक जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, तो उनको संरक्षण कहीं न कहीं वहां स्थानीय प्रतिनिधि या वो विधायक सांसद जो इन कारोबारियों को चलाने में आसानी हो, उनका भी हिस्सा होता है। तो ऐश्वर्या जी, इसमें दोषी एक पक्ष नहीं है, समाज दोषी है, पीने वाले दोषी हैं, आबकारी विभाग के अधिकारी दोषी हैं, स्थानीय प्रशासन पुलिस के लोग दोषी हैं, और हमारे जो नेता जिनको हम चुनते हैं, आप बताइए भाई, शराब के लालसा आप क्यों देते हैं? छोड़ दीजिए, लेकिन शराब पहली प्राथमिकता है वोट लेने देने और उनको इकट्ठा करने के लिए। और जब बंदी है, देखिए बंदी का जिक्र बार बार क्यों कहता हूं कि चलिए जब चीजें खुली हैं तो जो वैध लाइसेंस दुकानों पर उनसे आप लेंगे तो उनकी कहीं न कहीं जिम्मेदारी बनती है, उनकी दुकान निरस्त हो सकती है, उनकी दुकान बंद हो सकती है, उनका लाइसेंस निरस्त हो सकता है। लेकिन अवैध शराबों का तो कोई हिसाब किताब नहीं है ना, आती अवैध तरीके से है, बेचने वाले को पता नहीं, लेने वाले को पता नहीं, हम मर जाने के बाद सरकार भी संज्ञान में लेती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर बार बार, चाहे अम्बेडकर नगर की घटना हो, मुझे बहुत अच्छे से याद है, आजमगढ़ की घटना हो, लेकिन मुख्यमंत्री के बाद की जो चेन है, जो निरंतर 365 दिन काम करती है, वो क्यों नहीं इसको लागू करती कि ऐसी घटनाएं नहीं हो? ऐश्वर्या जी, एक मृत्यु और आज देखिए 28-30 मृत्यु होती चली जा रही है। वो मैं फिर कहूंगा, ये भी हमारे समाज के अंग थे। हम कोरोना पे चर्चा करते हैं, बाकी बात पे चर्चा करते हैं, लेकिन इस महामारी को मैं जी इस बात का है कि मौतें हो जाने के बाद अफसोस किया जाता है, पहले से अगर चेत गए होते तो शायद ये अफसोस हमें ना करना पड़ता। बहुत धन्यवाद हमारे साथ मनोज जी जुड़ने के लिए इस महत्वपूर्ण चर्चा में। अभिषेक, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए। लेकिन